हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे, आपको पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान जो है देख सकते हैं कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के जो बुक है उसके हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। संसद तथा कानूनों का निर्माण हमने इससे पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं अभी तक किया है उसे आप कर लीजिएगा। और न्यू एनसीईआरटी जो बुक है हमारा 25 से 26 उसके अकॉर्डिंग पहले हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे, फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए हम अपना ज्यादा समय न लेते हुए अपना प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब आंसर देखिए। औपनिवेशिक शासन के अनुभवों और संघर्षों से राष्ट्रवादियों का विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन के प्रभावित करने वाले फैसलों के हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रवादियों का मानना था कि सरकार की मनमानियां को रोकने के लिए सभी वयस्कों को मत डालने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसलिए संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग से दिखाया गया है। अब हम चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो 84 है ये हरे रंग से दिखाया गया है, और जो यहाँ नहीं 84 है ये नीले रंग के दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए 47 है ये हरे रंग से दिखाया गया है, और ये देखिए थोड़ा ऑरेंज 412 है ऑरेंज रंग के। अभी मैं बताती हूँ, पहले आंसर देख लेते हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र के सांसद का नाम कमलजीत शेरावत है। आप देख लीजिए कि आपके एरिया के जो सांसद है उनका क्या नाम है। हमारे राज्य से संसद में 7 सांसद जाते हैं। हरे रंग से निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और नीले रंग के जो निर्वाचन क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए। अब देखिए जो हरे रंग से दिखाया गया है, जो हरे रंग से है ये वाला हरे रंग से, तो ये अनुसूचित जनजाति जो सीटें हैं। यहाँ देखिए हरे रंग से जो नीचे है, जो नीचे दिखाया गया, थोड़ा मैं और ऊपर करती हूँ इसको तो आपको दिखेगा अच्छे से। ये वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो अनुसूचित जनजातियों की 47 सीटें हरे रंग से दिखाया गया है, और अनुसूचित जाति के जो सीटें हैं ये नीले रंग से दिखाया गया 84 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और कलरफुल, क्योंकि इसमें आप बुक में आपको कलरफुल दिया हुआ है तो आप देख करके उसमें से कर लीजिएगा। अब हम थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा थर्ड प्रश्न क्या कहता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं। इनमें से एक स्तर सांसद केंद्र सरकार तथा दूसरी स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं राज्य सरकार का होता है। अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। अब ये देखिए यहाँ 3 कॉलम बना हुआ है, और यहाँ राज्य सरकार और यहाँ केंद्र सरकार दिया है। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? आपके क्षेत्र के निर्वाचन प्रतिनिधि कौन है? अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? पिछले चुनाव कब हुए थे? अगले चुनाव कब होंगे? आपके राज्य में कितने महिला प्रतिनिधि? ये सारे इस कॉलम में आपको भरना है। चलिए हम आंसर देखते हैं। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो है, पहले आम आदमी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी लिख सकते हैं। और यहाँ केंद्र सरकार है भाजपा, यहाँ भी भाजपा हो जाएगा। और आपके क्षेत्र के निर्वाचन प्रतिनिधि कौन है? जयप्रकाश जायसवाल, और यहाँ पे श्री कमलजीत शेरावत केंद्र सरकार में हमारे तरफ से है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो अभी आम आदमी पार्टी जो है, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे ऊपर कर लीजिएगा, और इसके आम आदमी पार्टी अभी विपक्ष में है। यहाँ कांग्रेस है। पिछले चुनाव कब हुए? 2020 में, और केंद्र में 2019 में। अगले चुनाव कब होंगे? 2025 में। ये पुराना डाटा है इसलिए
और यहाँ 2024 में आपके राज्य में कितने महिला प्रतिनिधि हैं? 8 महिला हैं और यहाँ पे 1 महिला प्रतिनिधि है। तो इस तरह से आप देख करके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस पर प्रक्रिया से अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? उसमें अपने शब्दों में लिखिए। महिला संगठनों को औरतों के साथ घर में बुरा बर्ताव की शिकायतें मिलने लगी। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक नए कानून की मांग उठ रही थी। आखिरकार 2002 में संसद में इस पर एक विधेयक पेश किया गया। महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिलाओं आयोग ने इस विधेयक के बदलाव के लिए आवाज उठाई। दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों से राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पास किया गया। अस्थायी समिति ने महिला संगठनों का अधिकतर मांगों को मान लिया था। 2005 में नए विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। इसके बाद बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और यह कानून बन गया। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में लागू कर दिया गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं। यहां से, भारत में संसद का क्या महत्व है? अब ध्यान से देखिए। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों को संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही एक इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर और जनमत सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब जनता के अधिकार है। जनता अपना सहमति से ही अपनी सरकार को चुनती है। सेकंड है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस प्रकार होता है? अब यहाँ से देखिए, देश के लोग चुनाव के माध्यम से संसद के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फिर इन चुने हुए प्रतिनिधि में से बहुमत वाले दल सरकार बनाते हैं और संसद जो सभी प्रतिनिधि से मिलकर बनी होती है, सरकार को नियंत्रित और निर्देश करती है। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। यहाँ पे हमारा प्रश्न 3 देख सकते हैं। नए कानून किस तरह बनते हैं? तो नए कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसलिए पहले कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधेयक का प्रस्ताव पेश करती है, उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात सांसद उस पर अनुमोदन की अपनी मुहर लगाती है। अब अगला प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? तो जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को सांसद कहा जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ अगला प्रश्न देखिए, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? कई राजनीतिक पार्टियां द्वारा मिलकर के सरकार बनाना, मतलब एक से अधिक पार्टियां मिलकर के जब सरकार बनाती है, इसे हम गठबंधन के सरकार कहते हैं। अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ 12 सदस्य। अगला है, आम चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब किया गया? 2004 में। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। इसी तरह राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू के लेकर आऊंगी ताकि आपको और भी हेल्प मिले। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।